नमस्कार, आपका स्वागत है। 12 दिन की बंबाई के बाद आज ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया। मिसाइल्स के धमाके कई घंटों से सुनाई नहीं दिए। ईरान और इजराइल दोनों ने सीज फायर की बात मान ली। तेहरान में अब लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। तेल अवीव में इजराइल ने अपने नागरिकों को बंकर से बाहर आने को कह दिया है। मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस अब धीरे धीरे खुलने लगा है। सिविलियन फ्लाइट्स ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। कतर ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ईरान इजराइल की जंग के कारण मिडिल ईस्ट में जो खतरा मंडरा रहा था वो अब टल गया है। इस सीज फायर का पूरा क्रेडिट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। ईरान और इजराइल दोनों को थैंक यू कहा, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान इजराइल वॉर को लेकर कई सवाल उठे हैं। सीज फायर के ऐलान से ठीक पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला क्यों किया, और इस अटैक से पहले ईरान ने अमेरिका को इसकी जानकारी क्यों दी? इसके लिए ट्रंप ने ईरान को शुक्रिया अदा क्यों किया? अब सवाल यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसका दावा है इन साइट से उसने यूरेनियम को पहले ही हटा लिया था। जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया तो अमेरिका ने 13 की 13 मिसाइल्स को हवा में मार गिराया, क्योंकि उसके पास एडवांस इंफॉर्मेशन थी। तो क्या दोनों के बीच मैच फिक्स था? सिर्फ पोस्टरिंग हो रही थी? एक और सवाल यह है कि सीज फायर का ऐलान तो हो गया, तो ट्रंप ने यह क्यों कहा कि सीज फायर 6 घंटे के बाद लागू होगा? क्या वो ईरान और इजराइल दोनों को हिसाब बराबर करने का मौका देना चाहते थे? और एक प्रश्न अब से थोड़ी देर पहले उठा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के रुख पर नाराजगी जाहिर क्यों की? ईरान और इजराइल दोनों पर सीज फायर वायलेशन का इल्जाम क्यों लगाया? क्या यह सब ड्रामा है? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि नेटो की मीटिंग में जाने के लिए वहां रवाना होने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के खिलाफ नाराजगी क्यों जाहिर की? असल में आज सुबह से ही प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकने से जबरदस्त जोश में थे। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करके ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे। इसे शांति की दिशा में अपनी बड़ी कामयाबी बता रहे थे। अब मैं आपको इसी बैकग्राउंड बता देता हूं। कल रात को ईरान ने कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइल से हमला किया था, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ईरान ने रात 9 बजे कतर की सरकार को बता दिया था कि वो कतर में मौजूद अमेरिका के एयरबेस पर अटैक करने वाला है। इसके सवा घंटे के बाद ईरान ने 14 मिसाइल्स फायर की। इस बीच अमेरिका ने अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। अमेरिका इस एयरबेस से अपनी फाइटर प्लेन्स पहले ही हटा चुका था। ईरान की 14 में से 13 मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एक मिसाइल एयरबेस के पास गिरी, वो भी वीराने में, जिससे किसी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सरकारी टीवी पर सीज फायर के ऐलान का ईरान के आम लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। लोग ईरान के झंडे लेकर सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार करने लगे। पिछले 12 दिन से इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा था, जिसमें ईरान में करीब 1000 लोग मारे गए, 3500 लोग जख्मी हो गए। ईरान के 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स और 10 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई। बिल्डिंग्स तबाह हो गई। तेहरान के कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए। ईरान में आम लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई, जीना मुहाल हो गया। अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और यू टर्न लिया है। कल तक ट्रंप दावा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, लेकिन आज ट्रंप ने कहा ईरान में हुकूमत बदलने में, रिजीम चेंज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे अशांति पैदा होगी। ट्रंप ने कहा अब ईरान कभी न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ईरान बड़ी ट्रेडिंग पावर बनेगा, इसलिए ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। And Iran's not going to have a nuclear weapon, by the way. I think it's the last thing on their mind right now. They're not going to have enrichment and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that.
इस बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया है। अजीत डोवल ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को उनकी हरकतों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। अजीत डोवल शंघाई सहयोग संगठन के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इस समय बीजिंग में है। मीटिंग में अजीत डोवल ने कहा कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ISIS और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से खतरे को लेकर भारत बहुत चिंतित है। इसे निपटने के लिए आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वालों, मदद करने वालों, आतंकी संगठनों को पैसे देने वालों, ऐसे सारे देशों के खिलाफ सभी देशों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अजीत डोवल ने कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद आतंकवादी संगठनों के ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारत का ऑपरेशन बहुत बैलेंस्ड और बहुत कंट्रोल था। डोवल ने कहा सभी देशों को आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया छोड़कर आतंकी संगठनों को जड़ से मिटाने के लिए काम करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर बदले भारत की बात की। मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पूरी दुनिया यह समझ गई है कि जो भारतीयों का खून बहाएंगे उन्हें धरती पर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। मौका था श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच बातचीत के 100 साल पूरे होने का। इस शताब्दी समारोह में मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु जात पात और छुआछूत खत्म करने के अलावा भारत को एक शक्तिशाली देश के तौर पर भी देखना चाहते थे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की पावर देखी। मोदी ने कहा इस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ज्यादातर स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। आज कांग्रेस के नेता पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। असल में 2 दिन पहले शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखकर मोदी की डिप्लोमेसी की सराहना की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और सीज फायर के बाद मोदी ने जिस तरह पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखा, जिस तरह सभी पार्टियों के सांसदों को दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भेजा, उससे क्या फायदा हुआ, शशि थरूर ने इस पर अपनी राय जाहिर की। आज शशि थरूर से पूछा गया कि इन दिनों वो मोदी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता इससे खफा हो गए हैं, क्या शशि थरूर बीजेपी में जाएंगे? इस पर थरूर ने डिटेल में जवाब दिया। उन्होंने जो कहा, जिसको जो समझना है समझे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सही है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी देश के मिशन पर गए थे और जब जब देश को जरूरत होगी वो सरकार के साथ खड़े होंगे। शशि थरूर ने कहा कि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रंट से लीड किया, एकजुट और सशक्त भारत का मैसेज पूरी दुनिया को दिया। ये बड़ी बात है और अच्छी बात की तारीफ करना बुरा कैसे हो सकता है। इस तरह के मामलों में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत होती है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच 8% वोटर बढ़ गए। मैं आपको बता दूं कि नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस चौथी बार चुनाव जीते हैं। राहुल ने लिखा कि मुख्यमंत्री की सीट पर कुछ बूथों पर वोटर की संख्या 20 से लेकर 50% तक बढ़ गई। राहुल ने एक वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला दिया, आरोप लगाया कि हजारों वोटर्स ऐसे थे जिनके एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाए। यह वोट की चोरी है और चुनाव आयोग इस पर खामोश है। फ्रांस से एक चौंकाने वाली खबर आई है। पेरिस में एनुअल स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान कुछ लोगों ने फेस्टिवल में डांस कर रहे लोगों पर इंजेक्शन से हमला किया। करीब 150 लोगों को इंजेक्शन लगा दिया। जिन लोगों को नीडल चुभाई गई उनमें ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थीं। अभी तक यह क्लियर नहीं है कि इन इंजेक्शन के जरिए लड़कियों को डेट रेप ड्रग्स दिए गए थे या नहीं। यूरोपियन कंट्रीज में कई बार ऐसा हुआ कि भीड़ में लड़कियों को डेट रेप ड्रग देकर उन्हें सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया है।